गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेनबो साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे बच्चे अपने स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें अपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपने जो थ्योरी के बारे में अपने पढ़ा था। तो अपनी पहली थ्योरी थी वो थी मैक्स प्लैंक की थ्योरी थी, और दूसरी थ्योरी थी वो अपनी डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी। जो मैक्स प्लैंक की थ्योरी थी उन्होंने ये बताया कि जो लाइट्स होती है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बनी होती है, जिसको उन्होंने क्या बोला, क्वांटा या फोटोन। जो जिसकी एनर्जी देखी थी वो कितनी थी, E बराबर h न्यू, जहां वो अपने इसको डिस्कस कर लिया था। उसके बाद ये बच्चा जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का जो अपना फॉर्मूला आया था वो आया था बच्चा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं यार। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है, ये कैसे होता है, वो अपने सारी चीजें अपने पढ़ चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। तो बच्चा जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी उसमें अपने देखा था लैम्डा बराबर होगा h बाई p, यानी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो h बाई लैम्डा बराबर h बाई p। यहाँ p क्या शो करता है, p शो करता है बच्चा मोमेंटम। p क्या है, p है मोमेंटम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, लैम्डा बराबर h बाई mv। ये भी लिख सकते हैं लैम्डा बराबर h बाई mv, ये अपने डिस्कस कर लिया था। अब बच्चे आगे की मैं बात करना चाहूं, यदि अपने मोमेंटम नहीं दिया गया हो, काइनेटिक एनर्जी दे दे, तो उसकी अपनी डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो कैसे शो करेंगे। तो बच्चा इसको एक क्वेश्चन से बताता हूं मैं। अब देखो बच्चा, इसको एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। तो बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे, यदि अपने को मोमेंटम नहीं दिया गया हो, काइनेटिक एनर्जी दिया गया हो, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन क्या होता है उस चीज को मैं बताने वाला हूं। तो बच्चा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इलेक्ट्रॉन हैव काइनेटिक एनर्जी के, then calculate डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये बच्चा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये अपने को पूछा गया है। तो बच्चा मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं, जो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो बच्चे अपने पूछा क्या गया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी गई है। क्या पूछा गया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ही पूछी गई है। और एक ने दिया क्या है, काइनेटिक एनर्जी दी गई, यानी जो गतिज ऊर्जा दी गई है। हिंदी में क्या बोला चाहूंगा, क्या बोल सकता हूं इसको, गतिज ऊर्जा। क्या दी गई है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का कितने दी गई है, k कोई गतिज ऊर्जा है, और जिसकी अपने क्या फाइंड आउट करनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बच्चा अपने जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फार्मूला होता है वो होता है लैम्डा बराबर h बाई p। ये अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये लैम्डा बराबर h बाई p होता है। यहाँ p क्या शो करता है बच्चा, मोमेंटम शो करता है। अब बच्चा काइनेटिक एनर्जी होते हैं, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका मैं रिलेशन बता रहा हूँ, मोमेंटम के साथ रिलेशन क्या होता है। आपको ध्यान रखना है, ये चीजें कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाती है डायरेक्ट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये देखना है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी बच्चा होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी के, यानी मैं ये कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, गतिज ऊर्जा। क्या बच्चे, गतिज ऊर्जा बराबर होती है किसके, 1/2 mv², 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यदि कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, गतिज ऊर्जा बराबर होती है सर 1/2 mv²। अब इस फॉर्मूले में यदि मैं ऊपर और नीचे से m से डिवाइड कर दूं, ऊपर या नीचे से किससे डिवाइड कर दूं, m से गुणा कर दूं, m से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो बच्चा मेरा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, m² v² डिवाइडेड बाय 2m, m² v² डिवाइडेड बाय 2m। और बच्चा जो प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम p बराबर होता है m into v, यानी p बराबर क्या होता है, mv के होता है। p बराबर किसके बराबर होता है, mv के बराबर होता है। तो m² v² किसके बराबर होता है बता, p² बाई 2m, p² बाई 2m, यानी काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी p² बाई 2m के। अब बच्चे काइनेटिक एनर्जी का मान कितना दिया है, k दिया है, काइनेटिक एनर्जी का मान दिया है, k दिया है। अब यदि काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है मेरे को, k दी है, और जिसका वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया p² बाई 2m, p² बाई 2m। अब यदि मैं p लिखना चाहूं, p
p स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m इंटू में क्या हो जाएगा बच्चा k, 2m इंटू में k। और अभी यहाँ पे p फाइंड आउट करना चाहूँ तो p क्या हो जाएगा बच्चा, इसका क्या कर देंगे अपने रूट कर देंगे 2m k, क्या कर देंगे 2m k। ये मेरा क्या हो गया, p का फॉर्मूला आ गया। अब इक्वेशन जो लैम्डा बराबर h बाई p है, ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन मान लो 2 मान लो, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। अब इसमें लिखेंगे बच्चा पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन फर्स्ट, यानी इक्वेशन 2 का मान किसमें रख दिया मैंने, 1 में रख दिया। तो मेरा जो लैम्डा का फॉर्मूला है बच्चा वो कितना आया, h बाई रूट 2m इंटू के, जहाँ k क्या शो करता है बच्चा, काइनेटिक एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर्मूले आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो बच्चा अभी तक मैंने देखा जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी उसकी तो वेवलेंथ होती है लैम्डा बराबर h बाई p होता है, जहाँ p क्या होता है, मोमेंटम होता है। और मोमेंटम को क्या लिख सकता हूँ मैं, h बाई m, क्योंकि p बराबर किसके बराबर होता है, mv के बराबर होता है, तो मैंने mv रिप्लेस कर दिया। अब बच्चा मैंने एक क्वेश्चन बताया कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा का मान क्या है, k है। और तो मुझे फाइंड आउट करनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बच्चा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर h बाई p। अब वहां p क्या है, p है मोमेंटम। अब जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बच्चा 1/2 mv²। आपको ये क्या करना है, याद रखना है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। यदि कोई आज मुझे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, 1/2 mv²। अब इक्वेशन है ऊपर यानी ऊपर नीचे से मैं क्या कर दूं, हमसे ही गुणा कर दूं, हमसे क्या कर दूं मैं डिवाइड कर दूं, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर से हमने गुणा कर दिया, नीचे से मैंने क्या कर दिया, हमसे डिवाइड कर दिया। तो जो मेरा जो फाइनल आया m स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2m आ गया। और बच्चे अपने को पता है mv किसके बराबर होता है, mv बराबर होता है p के। तो यहां में क्या लिखा, तो यहां इसको मैं p स्क्वायर लिख सकता हूं, p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m आ जाएगा। और जो p स्क्वायर यदि मैं फाइंड आउट करना तो इधर से क्या हो जाएगा, इधर से इसको गुणा कर देंगे तो 2m into k हो जाएगा। और p की वैल्यू कुल मिला के आ जाएगी 2m k का रूट। और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, p की वैल्यू रख दी। तो ये था बच्चा मेरा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसके जो किस प्रकार से अप्रोच कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी से अपने रिलेशन किस प्रकार से हो सकता है, ये मैंने आपको बताया। तो बच्चा जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक अपने एक और पढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यानी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल खत्म होने के बाद में, यानी ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो अपने पढ़ेंगे बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है इसके बारे में आगे अपने पढ़ने वाले हैं। और उसके खत्म के बाद अपने चलेगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसके बाद अपने क्वांटम नंबर भी हो जाएंगे। और ऐसे करते आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो लगभग जो चैप्टर के लगभग टॉपिक हो जाएंगे, कवर होते चले जाएंगे। तो बच्चा जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर है, जो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यदि हिंदी में बोलना चाहूँ मैं इसको बोल सकता हूँ हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। यानी जो मेरा हेडिंग है वो है, इससे डायरेक्ट शॉर्ट नोट आते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं ये क्या है और ये क्या बताता है। ये बच्चा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कहना चाहूँ हिंदी में इसको बताना चाहूँ तो इसको कह सकता हूँ हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। क्या बोलूं बच्चों मैं इसको, अनिश्चितता, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है इसको ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चा ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है, जो जो प्रीवियस थ्योरी पढ़ी उन्होंने ये बताया कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या शो करता है, डी ब्रोगली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ड्यूल नेचर शो करता है। डी ब्रोगली का इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर शो करता है, यानी कि पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, वो वेव पार्टिकल नेचर भी शो करेगा, क्या शो करेगा, पार्टिकल नेचर भी शो करेगा, और वो क्या नेचर शो करेगा, वेव नेचर भी शो करेगा। यानी कि क्या करेगा, वो वेव नेचर भी शो करेगा और पार्टिकल नेचर भी शो करेगा।
तो उन्होंने क्या बताया, कोई भी जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, कोई भी जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, जो मूविंग पार्टिकल है, उसके अंदर आपने जो मोमेंटम यानी जो मोमेंटम है और पोजीशन अपने अपने एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। यानी जो एग्जैक्ट जो उसकी जो पोजीशन होगी पार्टिकल की और जो मोमेंटम होगा उसका अपने एग्जैक्ट अपने फाइंड आउट नहीं कर सकते। यही था बच्चा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी अनिश्चितता सिद्धांत। पहले इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन लिख लेते हैं और फिर इसका मैं इक्वेशन बताऊंगा, फिर आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चा जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, एनी मूविंग पार्टिकल ये एक्सेलरेटेड पार्टिकल बोल दो, एक्सेलरेटेड पार्टिकल बोल दो या मूविंग पार्टिकल बोल दो, एनी मूविंग पार्टिकल we cannot measure exact and simultaneously position any moving particle we cannot measure या we cannot find any moving particle we cannot measure या we cannot find exact or simultaneously position and angular momentum या कहते हैं पोजीशन और मोमेंटम। यानी कोई भी जो मूविंग पार्टिकल होगा उसकी जो एग्जैक्ट और साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट यानी उसकी फिक्स कंडीशन, यानी कोई भी जो मूविंग पार्टिकल होगा उसको एक साथ अपने पोजीशन और मोमेंटम को अपने फाइंड आउट नहीं कर सकते। यानी पोजीशन को मैं x से डिनोट करूं और मोमेंटम को मैं क्या बोलूं p। यानी जो कोई भी जो मूविंग पार्टिकल होगा उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है यानी पोजीशन और उसका मोमेंटम अपने मेजर नहीं कर सकते, एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता। यदि मैं पोजीशन को मेजर करता हूं तो मोमेंटम मेजर नहीं कर सकता और यदि मोमेंटम को मेजर करता हूं तो मैं पोजीशन मेजर नहीं कर पाऊंगा। यानी कोई भी जो मूविंग पार्टिकल होगा वो क्या वेवलेंथ और पार्टिकल लेंथ दोनों शो कर रहा है, तो उसकी क्या मैं एग्जैक्ट और साइमल्टेनियसली क्या नहीं कर सकता, पोजीशन और मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकता। यदि मैं एक साथ मेजर करता हूं तो उसमें क्या आता है, एरर आता है। उसमें क्या आता है, एरर आता है। तो यही क्या था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अपने बच्चा पता है ऐसा क्यों होता है। अपने देखें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, बहुत ज्यादा कम है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का यदि मास की बात करूं तो 9.1 × 10⁻31 है और जो वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी की 2.1 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। यानी इसकी वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा है और मास क्या है, बहुत कम है। तो उसकी जो पोजीशन है और मोमेंटम है अपने एक साथ मेजर नहीं कर सकते। यानी इसमें क्या आ जाएगी, यदि एक साथ मैं मेजर करता हूं तो उसमें क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो बच्चे इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से दिया। यदि इसको मैं समझाता हूं क्या है, पहले इक्वेशन देख लेते हैं। यदि बच्चा डेल x डेल डॉट डेल p greater than equal to h by 4 pi, greater than equal to 4 pi। ये बच्चा काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ये चीज देखो, ये बच्चा आपको ध्यान रखनी है। ये क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। आपको ये इक्वेशन ध्यान होनी चाहिए। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत की इक्वेशन क्या है, डेल x डेल p ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi। यहां डेल x क्या है और डेल p क्या है। डेल x डेल p में कहना चाहूं ये बच्चा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल x क्या है बच्चा, यहाँ पे डेल x है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और डेल p क्या है बच्चा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। यानी जो कोई भी जो मूविंग पार्टिकल
कोई भी जो मूविंग पार्टिकल होगा, अनसर्टेनिटी बोल दो या एरर इन पोजीशन बोल दो, एरर इन पोजीशन और अनसर्टेन एरर इन मोमेंटम, यानी कोई भी जो मूविंग पार्टिकल होगा, एक्सेलरेटेड पार्टिकल होगा, उसकी एग्जैक्ट और साइमल्टेनियसली अपने क्या नहीं कर सकते, पोजीशन और मोमेंटम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। यानी कोई भी जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल होगा उसकी जो पोजीशन और उसका जो मोमेंटम है अपने एक साथ मेजर नहीं कर सकते। यदि पोजीशन को मैं मेजर करता हूं तो मैं मोमेंटम मेजर नहीं कर पाऊंगा, यदि मोमेंटम को मेजर करता हूं तो मैं पोजीशन मेजर नहीं कर पाऊंगा। तो ये था बच्चा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस चीज को मैं अपने ऐसे लिख ऐसा समझना चाहें तो यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल एनर्जी रखता है, एनर्जी रखता है, ये डी ब्रोगली ने बता दिया था। उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ने क्या बताया कि अपने कोई भी जो मूविंग पार्टिकल होगा उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, एक आपको इक्वेशन के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की। अब बच्चा इस इक्वेशन को समझने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा मैं इक्वेशन को मैं फिर से पुट अप कर लेता हूं। मैंने जो मेरी इक्वेशन लिखी है, जो मैंने इक्वेशन है मेरी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है कि मैंने यहां इक्वेशन को यहां लिख लेता हूं मैं, डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 ये है मेरी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन। अब बच्चा यदि मेरे क्वेश्चन में दे दे कि इफ एरर इन पोजीशन इज 0, यानी एरर पोजीशन के अंदर एरर कितनी है, 0 है, तो जो मेरा यानी अपने क्या कर लिया, पोजीशन के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पोजीशन इसकी क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। तो अपने जो पूछे कि एरर इन जो मोमेंटम के अंदर एरर कितनी है, ये चीज अपने देख लेते हैं। तो बच्चा यदि मैं देखना चाहूं तो क्वेश्चन तो इस प्रकार से है कि इफ एरर इन पोजीशन इज 0, यानी मैंने क्या कर ली, जो पोजीशन है यानी कोई जो मूविंग पार्टिकल है उसकी पोजीशन मैंने क्या कर ली, एग्जैक्ट फाइंड आउट कर ली। यानी जो मेरा एरर आया यानी डेल एक्स कितना आया, 0 आया। यानी जो मेरा अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना आया, 0 आया। अनसर्टेनिटी पोजीशन बोल दो या फिर बोल दो एरर इन पोजीशन कितना आया, 0 आया। तो मेरे से पूछा कि अब अपने देखना चाहें कि मोमेंटम के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, मोमेंटम किस प्रकार से देखेंगे। तो बच्चा इस इक्वेशन में इक्वेट करते हैं तो मेरा एरर इन पोजीशन कितना है, 0 है, तो मेरा मोमेंटम के अंदर मुझे एरर ढूंढना है। तो अपने देखें बच्चा इक्वेशन को इस प्रकार से लिखते हैं, डेल p ग्रेटर देन h by 4 pi डेल x लिख सकता हूं। मैंने कुछ नहीं किया, डेल x को मैंने क्या कर दिया, 4 pi से मल्टीप्लाई कर दिया, और डेल p यानी मैथमेटिक्स के थ्रू मैंने क्या किया, डेल x को कहां ले आया, यहां नीचे ले आया, और डेल p ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi x कर दिया। अब बच्चे डेल x की वैल्यू कितनी है, डेल x की वैल्यू मेरी कितनी है, 0 है। यानी एरर इन पोजीशन कितना है, यानी डेल x क्या बताता है बच्चा, एरर इन पोजीशन, यानी पोजीशन के अंदर अनिश्चितता कितनी है मेरी, 0 है। यानी अपने बिल्कुल इलेक्ट्रॉन या तो मूविंग पार्टिकल का फिर क्या कर ली, मैंने पोजीशन बिल्कुल एग्जैक्ट फाइंड आउट कर ली, यानी मैंने एग्जैक्ट फाइंड आउट कर ली। अब इसको लिखेंगे बच्चा, डेल px ग्रेटर देन इक्वल टू 4 pi तो क्या लिखूंगा मैं, 0 लिखूंगा, और 0 लिखूंगा तो बच्चा ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि डेल p ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आएगा, इंफिनिटी आएगा। यानी जो मेरा जो मोमेंटम के अंदर जो एरर होगी, यानी जो मेरा मोमेंटम के अंदर एरर होगी वो कितनी आएगी बच्चा, इंफिनिटी आएगी। यानी मैं एग्जैक्ट इसकी जो मोमेंटम के अंदर कितनी कर दी मैंने, इंफिनिटी कर दी। यानी मैंने पोजीशन को एग्जैक्ट कर दिया तो मेरा मोमेंटम कितना आएगा, इंफिनिटी एरर आएगी। यानी ये मैं कह सकता हूं कि एरर इन मोमेंटम, यानी मैं कह सकता हूं एरर इन मोमेंटम कितनी है, एरर इन मोमेंटम कितनी, इंफिनिटी है। यदि अपने एक साथ यदि देखना चाहें, यदि मैंने पोजीशन को एक साथ मेजर कर लिया, अब मैं ये चाहता हूं मैं मोमेंटम को भी एक साथ मेजर कर लूं, तो वो क्या है, पॉसिबल नहीं है। यदि मैं एक साथ मेजर कर लेता हूं तो एरर कितनी आएगी, ये डेल p क्या बताता है, एरर, ये कितनी आएगी, इंफिनिटी आएगी। यही बताता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसने क्या बोला कि कोई भी जो मूविंग पार्टिकल है,
कोई भी जो मूविंग पार्टिकल है उसकी एग्जैक्ट और साइमल्टेनियसली अपने क्या नहीं कर सकते, पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ अपने मेजर नहीं कर सकते। यदि अपने मेजर कर देते हैं तो वो क्या आएगा, उसमें एरर आएगा। और वो एरर मैंने फाइंड आउट करना आपको सिखाया कि मैंने माना कि जो पोजीशन के अंदर जो एरर की थी 0 मान ली, यानी जो मेरा जो पोजीशन को बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट क्या कर लिया, मैंने फाइंड आउट कर लिया। पोजीशन को बिल्कुल एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के बाद में होगा क्या, जो मेरी इक्वेशन है उसमें मैंने पोजीशन की वैल्यू एरर की पोजीशन कितनी रख दी, मैंने 0 रख दी। तो मेरे जो मोमेंटम के अंदर एरर उस टाइम एट ए टाइम कितनी आएगी, उस पोजीशन पे एरर कितनी आएगी बच्चा, मेरी जो जो मेरा मोमेंटम में जो एरर आएगी वो कितनी आएगी बच्चा, इंफिनिटी एरर आएगी। यानी उस एट ए टाइम जहां पोजीशन कितना है, पोजीशन के अंदर एरर 0 है, तो उस टाइम जो मेरे मोमेंटम के अंदर एरर कितनी है बच्चा, इंफिनिटी आई। यानी अपने एक साथ इसको अपने कैलकुलेट नहीं कर सकते, अपने कैलकुलेट कर लिया, पोजीशन के अंदर एरर 0 आई है, पोजीशन के अंदर 0 आ रही है, तो उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, मेरे मोमेंटम के अंदर एरर कितनी आ गई, इंफिनिटी आ गई। अब ऐसे ही बच्चा ये लिख लो कि इफ error in momentum is 0, if error in momentum कितना आ जाए, 0 आ जाए, यानी मेरा कह सकता हूं del p कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो किस प्रकार से लिखेंगे कि del x डॉट del p ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 by, ये मेरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन है। तो del p क्या लिखूंगा, मैं 0 लिखूंगा। तो मैं del x फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं इसी प्रकार से लिखूंगा del x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 by into del p, इस प्रकार से लिखूंगा। अब जो मेरा एरर इन पोजीशन कितना है, del p क्या है, यहां पे बच्चा del p है एरर इन पोजीशन, एरर इन मोमेंटम, del p क्या है, एरर इन मोमेंटम, और जो या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितनी है, 0 है। तो मेरा जो del x कितना है बच्चा, del x आएगा मेरा इंफिनिटी की ओर। यानी यदि मैं मोमेंटम में एरर बिल्कुल एग्जैक्ट फाइंड आउट कर लेता हूं, यदि मैं मोमेंटम को एग्जैक्ट फाइंड आउट कर लेता हूं, तो एट टाइम उस टाइम तो मेरा जो पोजीशन आएगी, उस इलेक्ट्रॉन या जो मूविंग पार्टिकल की जो पोजीशन आएगी, उसके अंदर एरर कितनी आ जाएगी बच्चा, इंफिनिटी आ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो मूविंग पार्टिकल होगा उसकी अपनी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। उसको मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया। मैंने माना कि एरर इन पोजीशन मैंने कितनी मान ली, 0 मान ली, यानी मैंने पोजीशन क्या कर लिया, एग्जैक्ट फाइंड आउट कर दिया। तो जो मेरा मोमेंटम आएगा, तो मेरा मोमेंटम कितना है बच्चा, वो इंफिनिटी लगभग इंफिनिटी आएगा। फिर दूसरा मैंने एग्जांपल उसी प्रकार से बताया कि मैंने मान लिया कि मैंने एग्जैक्ट मोमेंटम को फाइंड आउट कर लिया। यदि मैं मोमेंटम को फाइंड आउट कर दूंगा तो मेरे पोजीशन के अंदर एरर कितनी आएगी बच्चा, इंफिनिटी आएगी। तो ये था बच्चा मेरा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको 2-3 बार देखना, अच्छे से समझना, कोई चीज समझ नहीं है तो कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या कर दूंगा, डाउट क्लियर कर दूंगा। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो बच्चा रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। थैंक यू बच्चा आज के लिए।